हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। बजाज हिंदुस्तान शुगर को लेकर खबरें हैं कि एसबीआई ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट कर दी है बजाज हिंदुस्तान शुगर के अगेंस्ट एनसीएलटी में। तो एनसीएलटी मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर कोई कंपनी किसी बैंकर का कोई पैसा जो लोन के रूप में दिया हुआ है, अगर वो वापस नहीं करता तो कंपनी को इंसॉल्वेंट कराने के लिए यानी कि दिवालिया घोषित करके और अपनी पिटीशन वहां पर फाइल कर सकते हैं, जिससे बैंकर्स उस कंपनी से अपना पैसा जो उधार दिया हुआ है उसको वापस से रिकवर कर सकें। तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसा जनरली उस केस में होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर जो ड्यू इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, अगर कंपनी वो इंस्टॉलमेंट्स वो ईएमआईज बेसिकली, अगर सिंपल लैंग्वेज में इस बात को समझा जाए, बैंकर्स को पे करने में असमर्थ हो, इनकैपेबल हो, नहीं कर पाए, तो फिर ये एक ऑप्शंस बैंकर्स के पास अवेलेबल है। नाउ बात ये आती है कि इसका कितना इंपैक्ट होगा शेयर प्राइस, क्योंकि आज काफी डाउन गया है। अगर हम आज की बात करने लगे देन 11.82% डाउन होकर बंद हुआ है। तो इस केस में फाइनली क्या होने वाला है? क्या हमें इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? तो जहां तक बाय या सेल रिकमेंडेशन की बात है, तो मेरी तरफ से किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होगी। लेकिन इस केस को कैसे समझा जाए, इसमें ऑपरेटर्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है, स्टॉक प्राइस कितना नीचे जा सकता है, क्या हो सकता है, कंपनी की सिचुएशन क्या है, कितने का लोन था, कितना एक्चुअल में यहां पर डिफॉल्ट हुआ है, क्या रिकवरी के चांसेस हैं, क्या एनसीएलटी में जाएगा, वो सारी चीजें एक बार यहां पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो यहां पर सारी चीजों को डिस्कस करता हूं और उसमें मेरी किसी भी तरह की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। हमें खुद को समझना है, सीखना है, सीखने के बाद में अपने ड्यू डिलिजेंस के बेस पर, अपनी समझ के बेस पर, जब प्रॉपर कन्विक्शन हो उस स्टॉक में, तभी हमें बाय करना चाहिए। और जब भी हम बाय करें, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कन्विक्शन उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर स्टॉक प्राइस नीचे चला भी जाए तो हम उसमें और बाय कर सकें, ना कि डर के मारे हम इधर उधर देखना शुरू कर दें कि अब क्या करें। वो सिचुएशन अब क्या करें तभी होती है जब हम पहले सोच समझकर ध्यान से चीजों को स्टडी करके, एनालाइज करके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या ट्रेडिंग के लिए हम बाइंग नहीं करते। ऐसा सिर्फ तभी होता है। नाउ जब हम इसकी डिटेल में जाते हैं इस पूरे केस की, तो अगर हम इस पूरे केस की हेडलाइंस पढ़ें तो जनरली हमें एक बात देखने को मिलेगी, ए कंसोर्टियम ऑफ 12 बैंक्स हैड एन एग्रीगेटेड एक्सपोजर ऑफ 4762 करोड़ टू बजाज हिंदुस्तान शुगर्स। और यहां पर इस बात को बहुत जगह दिखाया भी गया है साफ साफ कि कुल मिलाकर 4800 करोड़ रुपीस का यहां पर डिफॉल्ट हुआ है। नाउ एक बार पहले हम समझ लेते हैं कि जब ये न्यूज छपी थी, एसबीआई मूव्स एनसीएलटी टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम बजाज हिंदुस्तान शुगर, द शुगर एंड एथनॉल प्रोड्यूसर, ऑज नियरली 4800 करोड़ टू बैंक्स। इसकी थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हेडलाइन तो हमने पढ़ ली। हेडलाइन पढ़ने के बाद में चीजों की क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि अगर ऑपरेटर ने कोई गेम प्ले करना होता है तो वो हेडलाइंस में एक डरावनी सी चीज लिखता है और उसके नीचे डिटेल में जाकर सारी चीजें क्लैरिटी के साथ यहां पर पब्लिश की जाती हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता या फिर मेहनत करने का हमारा मन नहीं होता, आदत नहीं होती, क्योंकि काफी बार हमारी आदत खराब भी हो चुकी होती है कि टिप्स मिल जाती है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा केस आता है। शायद यहां भी काफी, हम में से काफी लोगों का शायद सेम सीन हो। अगर सेम सीन है तो ऐसा सेम सीन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश यहां पर आपको सिखाने की है, समझाने की है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एसबीआई द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर हैज मूव्ड द एनसीएलटी Allahabad bench against Bajaj Hindustan Sugar because the company has not repaid its dues. SBI petition filed under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is yet to be admitted by the tribunal, said a banking source. Now, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर हमने अभी तक मेहनत नहीं की है इसको डिटेल में पढ़ने की, कोई बात नहीं, हमें टाइम नहीं मिला होगा या हमारी समझ अभी उतनी डेवलप नहीं हुई होगी, क्योंकि हम सीख रहे हैं मार्केट को, दैट इज फाइन। लेकिन अभी जब मैं पूरी वीडियो बना रहा हूं तो अभी ध्यान से समझना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, जिससे आप सब इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ पाओ कि पूरी का पूरा गेम क्या है, ऑपरेटर्स का यहां पर गेम क्या है। एसबीआई पिटीशन, जब यहां पर यह लिखा हुआ है इज येट टू बी एडमिटेड बाय द ट्रिब्यूनल, सेड ए बैंकिंग सोर्स,
नाउ अभी एसबीआई ने यहां पर पिटीशन फाइल तो की है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने यहां पर एडमिट नहीं की है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बैंकर जाकर अगर सिंपली कोई भी पिटीशन को फाइल कर दे तो ट्रिब्यूनल उसको एडमिट कर लेगा और वहां पर एनसीएलटी में उसको इंसॉल्वेंट यहां पर घोषित कर देगा। ऐसा नहीं होता। पहले पूरे केस को देखा जाता है, जांचा जाता है, समझा जाता है क्या सीरियसली इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि कंपनी को इंसॉल्वेंट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी को इंसॉल्वेंट यहां पर किया जाता है तो इसका कोई एक इंपैक्ट नहीं होता, जितने हजारों लाखों लोग जो यहां पर कंपनी में एम्प्लॉइज होते हैं उनकी पूरी लाइफ दांव पर लगी होती है, जितने वेंडर्स होते हैं उनकी लाइफ दांव पर लगी होती है, जो कस्टमर्स होते हैं, जो बाकी एसोसिएटेड पार्टीज होती हैं उनकी भी लाइफ यहां पर दांव पर लगी होती है। एंड वन मोर पार्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट को ये बहुत सारी ह्यूज क्वांटिटी में टैक्स पे करते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो भी दांव पर लगा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक बैंकर की 3 4 5 ईएमआई मिस हो गई और वो जाकर एनसीएलटी में एक पिटीशन फाइल करेगा और उसको एडमिट करके सीधा सीधा इंसॉल्वेंट कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। दोनों पक्षों की बातें पूरी पूरी सुनी जाती हैं और कोशिश ये की जाती है कि आपस में बातें करके एक प्लान को रिस्ट्रक्चर करके इसको सुलझा लिया जाए, जिससे जो पूरा इकोसिस्टम है उस इंडस्ट्री का और उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हैं वो भी यहां पर गलत तरीके से अफेक्ट ना हो। तो हमें इस बात को समझना है। इसको मैं आगे डिटेल में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल ने यहां पर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। नाउ सेकेंड, द कंपनी ओज बैंक्स 4771 करोड़ एंड हैज अवेल्ड इटसेल्फ ऑफ 2 डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स लीडिंग टू स्टीप हेयर कट टेकन बाय द लेंडर्स। तो अभी तक 2 बार यहां पर डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, स्कीम वो कंपनी ले चुकी है जो बजाज हिंदुस्तान शुगर है। नाउ फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर नजर आएंगे। मैं थोड़ा सा इसको और बिग कर लेता हूं जिससे स्क्रीन पर समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। अकॉर्डिंग टू एसबीआई ऑफिशियल्स, द ट्रिबल्ड एंटिटी हैज टू कम अप विद ए प्रॉपर ऑफर एंड इफ दिस इज फीजेबल देयर इज एन ऑप्शन टू विदड्रॉ द एप्लीकेशन। ध्यान से समझो, जो चीज मैं ऊपर कह रहा था वो चीज यहां पर साफ साफ लिखी हुई है कि एसबीआई ऑफिशियल्स, अकॉर्डिंग टू टॉप एसबीआई ऑफिशियल्स, ठीक है, द ट्रिबल्ड एंटिटी हैज टू कम अप विद ए प्रॉपर ऑफर। यानी कि बैंक जो बजाज हिंदुस्तान शुगर कंपनी है, इसने एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि जो लोन अभी मैं रिपे नहीं कर पाया उसका आप इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करेंगे तो आने वाली रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर मैं आपको ये सारा का सारा जो लोन है इतने ड्यू टाइम में रिपे कर पाऊंगा। तो ये पूरा का बनाकर देना है कंपनी ने। एंड बैंक कहता है कि अगर ये फीजेबल हुआ, यानी कि अगर ये एक्सेप्टेबल हुआ, यानी कि अगर ये इनकी समझ के हिसाब से ठीक हुआ, देन देयर इज एन ऑप्शन टू विड्रॉ द एप्लीकेशन। यानी कि जो एप्लीकेशन एसबीआई ने फाइल की है जिसको अभी तक एनसीएलटी ने एडमिट नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, ये उसको वापस ले लेंगे। सेम केस अगर आपको याद हो रिलायंस पावर के केस में हुआ था, जब पिरामल ग्रुप ने रिलायंस पावर के अगेंस्ट, आरएनआरएल के अगेंस्ट, जो रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनी थी जो उसमें बेसिकली मर्ज हो गई थी, उसके अगेंस्ट यहां पर ये चीजें फाइल हुई थी और फाइल होने के बाद में आज की डेट में उसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो ऑपरेटर इस तरह के बहुत सारे काम इस तरह के बार बार करता है जब उसे किसी भी एक ट्रिबल्ड कंपनी को बहुत सस्ते प्राइस पर खरीदना होता है। अभी मैं बहुत सारी बातें इसमें आगे बताऊंगा। प्रोमोटर्स ऑन 24.95% इन द कंपनी, प्रोमोटर्स के पास 25% हिस्सेदारी है and are expected to bring 1500 crore for any proposal to be considered। और यहां पर यह उम्मीद की जा रही है कि जो प्रोमोटर्स हैं वो 1500 करोड़ रुपीस का एक प्रपोजल यहां पर लेकर आएंगे। अब ये 1500 करोड़ रुपीस के छोटी अमाउंट होती है जिसका इंतजाम किया जाएगा प्रोमोटर्स की तरफ से, और ये चीज एक्सपेक्टेड भी है। और जब ये एक्सपेक्टेड है तो यहां पर इस चीज के भी पूरे क्या ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो 100% चांसेस हैं कि ये एक रिस्ट्रक्चरिंग होगी और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और रिस्ट्रक्चरिंग क्यों होगी उसके भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं आगे चल के। बिसाइड्स द कंपनी हैज टू पे शुगर केन एरियर ऑफ 2900 करोड़ रुपीस टू द फार्मर्स, वो हैं जो पे करने हैं। इसकी भी मैं आपको आने वाले आगे अभी फिलहाल डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरह का ये भी एक गेम है जो इस तरह की सारी ये खबरें हैं। नाउ दिस इज ए सेंसिटिव इश्यू इन उत्तर प्रदेश, लैंडर्स हैव टू बी माइंडफुल, ए बैंकर सेड। वो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजाज हिंदुस्तान शुगर हैज 14 फैक्ट्रीज with an aggregate capacity of crushing 136,000 tons of sugar cane a day. This is the largest sugar mill
इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड शुगर मिल कंपनी इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, फोर्थ लार्जेस्ट है और एशिया की सबसे बड़ी है। इतनी बड़ी इंडिया में एशिया में दूसरी कोई इंटीग्रेटेड कंपनी नहीं है जो शुगर मिल्स की हो। इट हैज 6 डिस्टिलरीज with the capacity of 800 kiloliters of industrial alcohol a day. Now we need to understand one more thing here. जब ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मतलब क्या है? दिस इज द एथनॉल। एथनॉल को जो पेट्रोल में मिक्स करके सेल करने की बात कर रहे हैं, जिसका टारगेट 2025 तक 20% पेट्रोल में मिक्स करना है, जिससे जो हमारा पेट्रोल का जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो सके। नाउ एक तरफ तो गवर्नमेंट यहां पर ये बातें कर रही है कि 20% पेट्रोल में यहां पर मिक्स होना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या जो 800 किलोलीटर्स डेली प्रोड्यूस करती है, क्या उसको यहां पर बंद होने की कोशिश भी की जाएगी? क्या उसको बंद होने दिया जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा और ऐसा होता भी नहीं है। यहां पर वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Bajaj Hindustan has more than 12% share in sugar produced in Uttar Pradesh in the session, that is the latest session, and over 13% share in the number of farmers directly associated with the sugar sector. Now 13% farmers जो शुगर केन को प्रोड्यूस करते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि जितना भी टोटल शुगर केन प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में, उसका 13% शुगर केन बजाज हिंदुस्तान शुगर परचेज करती है। यह कोई छोटा नंबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स हैं, सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होती हैं, सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है, और उत्तर प्रदेश में जो शुगर केन के प्राइसेस हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर फैक्ट्री का हर शुगर मिल का एक एरिया डिफाइंड होता है, जिस एरिया की शुगर केन को उस मिल ने परचेज करना होता है और पेमेंट करना होता है। नाउ अगर ये 13% शुगर केन परचेज होना बंद हो जाए, अगर ये 14 फैक्ट्रीज बंद हो जाएं, तो उसका इंपैक्ट क्या निकलेगा? फार्मर्स का 13% शुगर केन ऐसे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी कैपेसिटी एकदम से लगाई नहीं जा सकती, और दूसरी मिल लगाने की जरूरत क्या है जब ऑलरेडी मिल्स हैं? सिर्फ उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। और जो रिस्ट्रक्चर प्लान भी है ना, वो एक नन्ना सा प्लान है। ये 4800 करोड़ का कोई प्लान है नहीं। मैं आपको फिगर दिखाने वाला हूं। तो यहां पर ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी है, ये इकोनॉमिक सिनेरियो है। 13% फार्मर्स को ये डायरेक्टली हिट करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना शुगर केन प्रोड्यूस होता है दैट ऑलमोस्ट एवरी फार्मर यहां पर शुगर केन किसी ना किसी क्वांटिटी में प्रोड्यूस जरूर करता है। नाउ उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें एक बड़ी जनसंख्या फार्मर्स है, और उसका 13% इस कंपनी से डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, जो यहां से रोजी रोटी का अपना इंतजाम करते हैं। तो इस तरह की कंपनीज को एकदम से बर्बाद होने ऐसे दिया जाता नहीं है। नाउ मैं आगे वाले पॉइंट पर आ रहा हूं कि जब यहां पर बात हो रही है 4800 करोड़ की, और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया था, मैं आपको बताता हूं। नाउ दिस इज द यहां पर बजाज हिंदुस्तान शुगर ने एक अभी फिलहाल बीएससी में एंड एनएससी में अपना एक नोटिफिकेशन दिया था कि एसबीआई ने यहां पर प्रोसेस स्टार्ट कर दी है एनसीएलटी की। उसके बाद में हम एक और नई उस पर जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मूव्स एनसीएलटी टू रिकवर ड्यूज ऑफ 4800 करोड़। यहां पर जगह जगह आप देखोगे 4800 करोड़ रुपीस की फिगर नजर आएगी कि 4800 करोड़ रुपीस का इन्होंने डिफॉल्ट है। ये 4800 करोड़ का डिफॉल्ट नहीं है, दिस इज द टोटल लोन ऑफ 4800 करोड़। डिफॉल्ट कितना सा है? डिफॉल्ट इसमें बिल्कुल नन्ना सा है। वो कितना है मैं आपको दिखाता हूं। ये कब का नोटिफिकेशन है? जुलाई 6, 2022, यानी कि अब से ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक। और इसमें पूरा ब्रेकअप दिया गया है। यहां पर दो तरह के इनके पास लोन है। वन दैट इज द लोन, प्रॉपर लोन, एंड सेकेंड दैट इज द एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो अनलिस्टेड थे। यहां पर ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बेसिकली। तो दो तरह के लोन है। 1240 करोड़ रुपीस का टर्म लोन है, एंड ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं जो 3400 करोड़ रुपीस के हैं। टोटल ये निकल कर आता है 4800 करोड़। नाउ इसमें डिफॉल्ट कितना है? Out of this 1240 crore rupees of
लोन जो टोटल डिफॉल्ट है, मैं थोड़ा सा और इसको बिग करता हूं जिससे नजर आ जाए ठीक से, 1240 करोड़ रुपीस के टोटल लोन में से सिर्फ 8.96 करोड़ का यहां पर डिफॉल्ट हुआ है। यह फिगर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1240 करोड़ रुपीस का डिफॉल्ट नहीं हुआ है, द डिफॉल्ट इज 8.96 करोड़ ओनली। दूसरा, जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं वो कितने हैं? 3483 करोड़ के हैं। इसमें से डिफॉल्ट कितना हुआ है? डिफॉल्ट हुआ है 0। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, कूपन इंटरेस्ट रेट जो है 78.36 करोड़ का, सिर्फ और सिर्फ ये डिफॉल्ट किया गया है। और ये डिफॉल्ट क्यों किया गया है? ऑफ कोर्स कंपनी इस केस में समझती है कि जब ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं और हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो लोन रिपे करने की सिचुएशन में नहीं है, और ये जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे ये क्यों बने थे? जो पहले रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर जो लेंडर्स हैं उनको ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यहां पर इश्यू किए गए थे कि किसी सिनेरियो में अगर हम आपका ये पेमेंट नहीं दे पाए तो आप इन जो लैंडिंग है, जो बोरोइंग है, इसको इक्विटी में आप यहां पर कन्वर्ट कर लेना। ये सिर्फ इतना सा पॉइंट है, और उसमें भी कुछ भी अभी तक ड्यू नहीं है, तो यहां पर डिफॉल्ट का कोई सीन ही नहीं है। लेकिन जो कूपन रेट है सिर्फ वो इंटरेस्ट का डिफॉल्ट है। तो टोटल डिफॉल्ट यहां पर कितना है? 9 करोड़ प्लस 78 करोड़, दैट्स इट। ये सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफॉल्ट है। यानी कि कितना हुआ टोटल मिलाकर? ये हुआ 87 करोड़ रुपीस का डिफॉल्ट है, ना कि 4800 करोड़ का डिफॉल्ट। तो 4800 करोड़ का डिफॉल्ट की बहुत सारी आपको हेडलाइंस नजर आएंगी, लेकिन डिफॉल्ट एक्चुअल में कितना है? सिर्फ 89 करोड़ रुपीस का है। अब जो ये 89 करोड़ रुपीस का डिफॉल्ट है, ये एक्चुअल में हुआ क्यों? इस बात को एक छोटा सा समझ लेते हैं कि ये इस क्वार्टर में इतना डिफॉल्ट हुआ क्यों। उसके डिफॉल्ट होने के मेन रीजन क्या है? क्योंकि इस बार यहां प्रॉफिट आने के बदले लॉस आया है। लास्ट क्वार्टर में यहां पर प्रॉफिट आया था, तो इस बार ये लॉस क्यों आया है? ऐसा क्या हो गया कि यहां पर ये लॉस हुआ जबकि इंटरेस्ट रेट भी कम है? तो यहां जो मेन इंपैक्ट है जो 154 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो कम होकर 33 करोड़ का हो गया। यहां पर सेल्स भी थोड़ी सी कम हुई है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है, क्या बजाज हिंदुस्तान शुगर का ही नेट प्रॉफिट यहां पर कम हुआ है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है? अगर हम जून क्वार्टर से कंपेयर करने लगे तो जून क्वार्टर से भी कंपैरिजन करते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कम हुआ है। अब हम एक बार बाकी कंपनीज देखते हैं जो इस फील्ड की बड़ी कंपनीज हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, जैसे बजाज बलरामपुर चीनी मिल्स है। बलरामपुर चीनी मिल्स का अगर हम यहां पर डेटा देखें तो क्या उसका भी नंबर यहां पर कम हुआ है? ऑफ कोर्स 330 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में वो कम होकर सिर्फ 44 करोड़ हो गया। यानी कि ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री ही इस क्वार्टर में बेकार गई है। जो लास्ट जून क्वार्टर में 134 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, दैट हैज कम डाउन टू 44 करोड़, एंड दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल शुगर मिल कंपनी इन इंडिया, जो बलरामपुर चीनी मिल है। इससे अलग अगर हम बाकी चीनी मिल्स की बात करने लगे, यहां पर भारत डालमिया की बात करते हैं। भारत डालमिया के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जो 130 करोड़ रुपीस का यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, दैट हैज कम डाउन टू 101। जो लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 141 करोड़ का था, वो भी यहां पर कम हो चुका है। इससे अलग हम एक और कंपनी की बात कर लेते हैं जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग को जाकर देखते हैं तो यहां भी ये सेम सिनेरियो है, 175 का कम होकर 144 हो गया है, और लास्ट ईयर जून में 150 था, ये भी कम हो गया। यानी कि अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी चीनी मिल्स हैं सभी की इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सेम सिनेरियो रहा है, और इसी वजह से ये इस अमाउंट को पे नहीं कर पाए। तो जब एनसीएलटी इन सब चीजों को एग्जामिन करेगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये केस एक रीजंस हैं इसके पीछे, जो सॉलिड रीजंस हैं। अभी हम आगे और चलते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यहां पर एक और बात देखते हैं कि यूपी, एक खबर आई थी, मैं आपका ये ध्यान दिलाना चाहता हूं, ऑपरेटर किस तरह से गेम प्लान करता है और किस तरीके से इनके पैसे भी आगे फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही फार्मर्स के पैसे नहीं दिए, इनके पैसे भी पीछे से नहीं मिल रहे थे। वो क्या बात है मैं आपको दिखाता हूं। 9 जनवरी 2022 को एक खबर आई थी, यूपी टू इंपाउंड बजाज हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपीज टू पे, ये फार्मर्स को पे करने के लिए था। अब मैं आपको यहां पर अगर डिटेल में देखोगे तो पता चल जाएगा, 1000 करोड़ रुपीज फ्रॉम
फ्रॉम बजाज हिंदुस्तान पावर प्लांट इन स्टेट टू पे शुगर केन फार्मर्स। तो शुगर केन का जो फार्मर्स हैं उनकी पेमेंट नहीं हो रही थी और ये खबरें निकलकर आने लगी थी कि इनकी एसेट्स को जब्त कर लिया जाएगा। 5 शुगर मिल्स अकाउंट फॉर हाफ ऑफ दिस, और बहुत सारी इस तरह की खबरें निकलकर आई थी कि इतनी सारी इनकी एसेट्स जब्त कर ली जाएंगी और यूपी गवर्नमेंट ने इस चीज को अप्रूव भी कर दिया है। जबकि सिनेरियो क्या था आपको पता है, ये खबर आने के बाद में स्टॉक प्राइस ऑफ कोर्स नीचे जाएगा और एक्चुअल में सीन क्या था, उसी के कुछ टाइम बाद जनवरी 22 को, वो ये खबर कब की है, ये खबर थी हमारी 9 जनवरी को, और जनवरी 22 को कंपनी हैज रिसीव्ड ए 500 करोड़ रुपीज इन रेस्पेक्टिव एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट स्पेशल अकाउंट मेंटेन किया जाता है किसी एक्सक्लूसिव पर्पस के लिए। एस्क्रो अकाउंट मेंटेन्ड एक्सक्लूसिवली फॉर केन प्राइस पेमेंट। कहां से रिसीव हुआ ये पेमेंट? ये पेमेंट रिसीव हुआ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। ना उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स का पैसा लेकर बैठा है, जिसकी वजह से बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स फार्मर्स का पैसा नहीं दे पा रहे हैं और बाकी लोन नहीं दे पा रहे हैं। और बातें क्या की जा रही है कि इनके एसेट्स को यहां पर जब्त कर ली जाएंगी। ये सिर्फ 500 करोड़ रुपीस नहीं आए, उसके बाद में ये खबर कब की है, जनवरी 22 की है। उसके कुछ टाइम बाद फरवरी 3 को भी यहां पर 500 करोड़ रुपीस फिर से रिसीव किए गए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ही से। और ये फिगर्स कहां पर नजर आती हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैलेंस शीट में एक अच्छी बड़ी फिगर है जो नजर आती है। और ये फिगर्स कौन सी है? लोन्स एंड एडवांसेस। ये लोन्स एंड एडवांसेस फाइनली यहां पर कम हुए जब मार्च 22 के रिजल्ट्स आए। तो टोटल यहां पर कितने थे? 2800 करोड़ माइनस 600 करोड़, 2200 करोड़ के आसपास थे, जो फिगर कम होकर यहां पर 1200 करोड़ हो गई है। यानी कि ये 1000 करोड़ रुपीस जो एडवांस थे या लोन्स था या पैसे आने थे, जो पैसे रिसीव होने थे, वो यहां पर चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये सब चीजें साफ साफ नजर आती हैं कि पैसा, ये सारा गोलमाल है, ये सारा मींस पूरी कंपनी की जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितनी है? मार्केट कैपिटलाइजेशन 1143 करोड़ की है। 14 फैक्ट्रीज हैं और एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी है। और अगर आपको मैं एक छोटी सी फिगर बताना चाहता हूं, जितनी भी शुगर मिल्स हैं वो शुगर मिल्स ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगती हैं, कि 2 किलोमीटर वन साइड एंड 1 किलोमीटर वन साइड, ये साइज होते हैं ऑन एन एवरेज। कुछ इससे बड़ी होती हैं, कुछ इससे छोटी होती हैं, क्योंकि इनमें स्टाफ के रहने के लिए अंदर क्वार्टर्स भी होते हैं, घर भी बने होते हैं, पूरी मार्केट भी होती है और फैक्ट्री होती है, ऑफिसेस होते हैं, सब कुछ होता है, खाली एरिया भी होता है, ट्रकों का स्पेस होता है जहां पर शुगर केन से भरे हुए ट्रक्स आकर खड़े हो सकें, लोड हो सकें। अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करके बताता हूं। 2 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू, अगर हम एकड़ की बात करने लगे, एकर्स में अगर हम एक बार फॉर्मूला लगाने लगे, देन दिस इज 494 एकर्स। और जब हम इतना बड़ा लैंड साइज एक साथ इकट्ठा करके लेते हैं ना, और वो भी फर्टाइल लैंड के ऊपर, तो कम से कम 1 करोड़ रुपीस एकड़ का प्राइस आता है। तो यानी कि एक फैक्ट्रीज लगाने की जो सिर्फ लैंड की कॉस्टिंग है वो आती है करीब करीब 500 करोड़ रुपीस। अब अगर 500 करोड़ रुपीस, ये बहुत मिनिमम साइड पे है, क्योंकि इतना बड़ा पार्सल सिंगल लैंड का मिलता ही नहीं है, और जब वो एक्यूमुलेट करना होता है तो जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं, हद से ज्यादा ऊपर जाते हैं। 14 फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई बाय 500, 7000 करोड़ रुपीस की तो सिर्फ लैंड बैठती है। और ये पूरी कंपनी कितने की है? अभी ये पूरी कंपनी 1143 करोड़ रुपीस की है। आप इस बात को ध्यान से समझो। और जो प्लांट एंड मशीनरी है, मींस दीज आर ह्यूज प्लांट एंड मशीनरीज, दीज आर ह्यूज फैक्ट्रीज। टोटल अगर इसकी रिप्लेसेबल कॉस्ट मानी जाए ना, आई मीन टू से, अगर 1,36,000 करोड़, 1,36,000 टन की क्रशिंग कैपेसिटी का अगर यहां पर प्लांट लगने लगे नया, तो कम से कम 14-15,000 करोड़ रुपीस की नई एसेट्स यहां पर लगानी पड़ेंगी, शायद उससे बहुत ज्यादा लगानी पड़ेंगी। अब यहां पर जो एक अभियान चला हुआ है एथेनॉल मिक्स करने का, वो एथेनॉल मिक्स करने में इस तरह की कंपनीज को बर्बाद होने दिया नहीं जा सकता। जनरली ये होता है कि जब कंपनी ने रिस्ट्रक्चर करना होता है, बैंक्स ने रिस्ट्रक्चर करना होता है, तो वहां पर एक माहौल तैयार होता है, एक न्यूज तैयार होती है, उस न्यूज के सहारे
चीजों को सस्ता खरीदने की सिर्फ कोशिश की जाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बहाने बनाए जाते हैं। लेकिन जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जाके परचेज करो या एवरेजिंग करो या सेल करो या होल्ड करो या बाय करो। आपने जो डिसीजन लेना है इन सब बातों को समझ के अपने हिसाब से लेना है। अगर मेरी पूछोगे मैं क्या कर रहा हूं, आई एम नॉट बाइंग, आई एम नॉट सेलिंग। जो मैंने परचेज किए हुए हैं मैं होल्ड करके बैठा हूं और होल्ड करके बैठूंगा, क्योंकि इसी को लेकर मैंने काफी पहले वीडियो बनाई थी। उस टाइम पर इसका प्राइस ऑलमोस्ट 15 रुपीज था और 3 जनवरी के आसपास मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी। अगर हम 3 जनवरी की बात करने लगे तब इसका प्राइस ऑलमोस्ट ये था, मैं आपको बताता भी हूं, 15 रुपीज का इसका प्राइस था। और उसके बाद में इस स्टॉक ने एक रैली दिखाई भी थी विद इन 109 डेज, यानी कि 3.5 मंथ के अंदर अंदर 48% का गेन भी दिया था। तो क्या मैं उस टाइम पर निकल गया था? मैं नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था? उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। This company, this industry is in the same state, means in the same condition जो अब से 5-6 years पहले पेपर इंडस्ट्री थी। पेपर इंडस्ट्री भी सेम तरह की इंडस्ट्री है जिसमें एंट्री बैरियर्स हैं, क्योंकि इतना बड़ा लैंड साइज किसी के पास नहीं होता और ये कन्वेंशनल बिजनेस है। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन्हीं की यहां पर पोजीशन स्ट्रांग होती है। जब एथनॉल के लिए शुगर केन यूज होना ज्यादा शुरू हो जाएगा, शुगर केन के लिए शुगर केन कम बचेगा, शुगर प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर शुगर की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, डिमांड सप्लाई का गैप खत्म हो जाएगा, शुगर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इन कंपनीज की चांदी होगी उस टाइम पर। ये कंपनीज मोटे प्रॉफिट कमाएंगी, जैसे आज की डेट में जेके पेपर अच्छा प्रॉफिट कमाती है। ये सबसे बड़ी कंपनी है। नाउ ये कंपनी भी उतना अच्छा आने वाले टाइम में कर सकती है क्या? अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक बार पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि अब से कुछ टाइम पहले इस कंपनी ने क्या किया था। तो मैं आपको यहां पर फिगर्स कुछ दिखाना चाहता हूं। अक्टूबर 2002 में इसका प्राइस 4 रुपीज था एंड अप्रैल 2006 में, मींस विद इन 3.5 ईयर ये स्टॉक 105 टाइम्स हुआ था। ये परसेंटेज नहीं कह रहा हूं मैं, ये इतने गुना हुआ था। 4 लाख रुपए के यहां पर 4 करोड़ रुपए बन गए थे, ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपीस बन गए थे 4 लाख के। क्या सेम रैली अभी नहीं आ सकती? क्या सेम ऑपरेटर को अभी भी यहां पर जो भी काम करने के लिए आउटसोर्सिंग की जाती है, जिस तरीके से भी काम होता है, क्या वो नहीं हो सकता? एक और चीज मैं बताता हूं। जब ये आज खबर आई, इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ यहां पर गिरावट आई, मैं यहां पर 1 मिनट चार्ट आपको खोल के दिखाना चाहता हूं और आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जब यहां पे गिरावट आई, पहली कैंडल में जो लो बना वो कितना लो बना? 8.70। बंद कहां पर हुआ? उससे ऊपर। यानी कि सिर्फ फर्स्ट 1 कैंडल में ऑपरेटर ने यहां पर ह्यूज क्वांटिटी में माल बेचा, जो यहां पर वॉल्यूम नजर आती है। और उसके बाद में जितना भी यहां पर ये ट्रेड हुआ, सेम रेंज में ट्रेड हुआ है। ये किसने बाय किया? आप ध्यान से समझो। अगर ऑपरेटर या बड़े लोग यहां पर इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो यहां पर बाय किसने किया है? ये ऑपरेटर ने ही बाय किया है। तो सेल किसने किया है? जो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की इस तरह की न्यूज के चलते अपने माल को सस्ते पर निकाल देते हैं, डर के निकाल देते हैं। क्यों डर के निकाल देते हैं? क्योंकि मेहनत करने का मन नहीं होता। जब मैं बार बार कहता हूं कि जो कुछ करना है सीख के करो यार, यहां पर टिप्स लेने की जरूरत नहीं है। टिप्स लेके आज तक स्टॉक मार्केट में कोई भी रईस नहीं बना। या तो जो समझदार इंसान आप समझते हो उसको अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए दे दो, या फिर सीख के करो। टिप्स लेके काम मत करना, टिप्स लेके काम नहीं होते हैं। यहां पर समझदारी दिखाने की जरूरत है। और अगर टिप्स लेने भी है ना, तब भी सीख लो, जिससे जब कोई सामने वाला टिप दे आप अपनी एनालिसिस के बेस पर उसमें कन्विक्शन बना सको। अदरवाइज क्या होगा? यही रिजल्ट निकलेगा कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग की 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में अपना माल बेचा और उसके बाद में जितना भी माल आया, आप देखो ना क्या वॉल्यूम्स है यहां पर, और कब तक नीचे रोक कर रखा। आप इस बात का ध्यान देना। यहां पर एक और चीज मैं बताता हूं, जब तक ये वॉल्यूम बिल्कुल खत्म नहीं हो गई, जब वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गई, यानी कि जितने भी छोटे मोटे प्लेयर्स थे, जितने भी डर के मारे यहां पर बेच रहे थे, जब उन्होंने बेचना बंद कर दिया। क्यों बेचना बंद कर दिया? क्योंकि उनका माल खत्म हो गया, ऑपरेटर को सारा निकाल दिया। जब यहां पर बेचना बंद कर दिया, उसके बाद में ऑपरेटर ने बची हुई क्वांटिटी को आगे बढ़ते हुए एग्रेसिव होकर खरीदना शुरू किया। जब यहां पर फिर से प्राइसेस ऊपर चले गए, उसने फिर से रोक दिया। और कब तक रोक के रखा? सेम टाइम तक, जब तक यहां पर फिर से वॉल्यूम खत्म नहीं हो गई। और उसके बाद में सेम रेंज में जितना माल आता रहा उसको खरीदते रहे। एंड फाइनली बंद होते हुए थोड़ा सा और माल, जितने लोगों ने बेचना था वो सारा का सारा परचेज कर लिया। अब आगे क्या होगा? मेरे हिसाब से जितना काम होना था हो चुका है, लेकिन आपने अपने हिसाब से ट्रेड करना है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, ऑपरेटर आज तक इसी तरीके से रिटेलर्स का बुद्धू बनाता आया है।
जो इंडस्ट्री के बिना इंडिया का काम नहीं चलना, जिस इंडस्ट्री के बिना इंडिया का काम नहीं चलना, उस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको क्या 78 या 88 करोड़ रुपीस की, 87 करोड़ रुपीस की पेमेंट टाइम से नहीं होने की वजह से क्या उसको खत्म कर दिया जाएगा? ऐसा होता नहीं है। यहां पर थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत है। 13% यूपी के फार्मर्स इस कंपनी से रिलेटेड हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यूपी गवर्नमेंट भी ऐसा कभी नहीं होने देगी, ऐसा मेरा मानना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो कर लेना और सीखते रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। यहां मजे करने का मतलब मेहनत करने से है, खाली बैठने से नहीं है, ध्यान रखिएगा।